आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने पॉडकास्ट से कितने पैसे कमाता हूँ और बिल्कुल सच दिखाऊंगा विद स्क्रीनशॉट्स विद प्रूफ। और उसको दिखाने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि मेरी जैसे बहुत लाखों लोगों को ना कंटेंट बनाने का बड़ा मन करता है, या उनको अपना पर्सनल ब्रांड बनाने का बड़ा मन करता है, या पॉडकास्टिंग शुरू करनी है फॉर दैट मैटर। और अगर उनको ये सच्चाई दिखेगी कि पॉडकास्टिंग में कितना पैसा है, कितना खर्चा आता है और कितना कमाने का पोटेंशियल है, कितनी मनी है, तो आई थिंक उनको टॉप 1% पहुंचने में आसानी होगी। क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोस का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं टॉप 1% पहुंचने में। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नितिन, आई एम द फाउंडर ऑफ इजी लीड्स एंड आई एम द होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट डिकोडेड बाय नितिन बजाज। तो देखो, मेरे जो पॉडकास्टिंग पे व्यूज है ना, जो पॉडकास्टिंग पे पैसे कमाए जाते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में पॉडकास्ट या कंटेंट बना रहे हो, पहला। और दूसरा, आपके व्यूज कितने हैं और कितने मिनट की ड्यूरेशन की आप वीडियोस बनाते हो। मतलब अगर आप शॉर्ट फॉर्म जैसे कि रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो तो आपके व्यूज तो भले ही बहुत ज्यादा आएंगे बट उसकी ड्यूरेशन और लेंथ बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप एक घंटे के पॉडकास्ट एपिसोड्स बनाते हो या लॉन्ग फॉर्म 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियोस बनाते हो तो आपका जो लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है ना वीडियो का, वो काफी लंबा होता है। और लंबी ड्यूरेशन के मतलब से सीधा सीधा कोरिलेशन होता है कि यूट्यूब उस वीडियो में कितनी ज्यादा एड्स को डिस्प्ले करा सकता है। तो दैट इज द होल थिंग। एंड थर्ड आ जाता है किस कैटेगरी में आप वीडियोस बना रहे हो। जैसे अगर मैं स्टैंड अप की वीडियोस बनाता हूँ, कॉमेडी की वीडियोस बनाता हूँ, तो वो एक कैटेगरी होगी। मैं वीडियोस बनाता हूँ फाइनेंस की या टेक्नोलॉजी की, तो वो दूसरी कैटेगरी होगी। और हर कैटेगरी की ऑडियंस अलग होती है क्योंकि उसको देखने वाले अलग होते हैं, और उस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की एडवर्टाइजिंग उस वीडियोस में आएंगी जिससे आपकी इनकम डायरेक्टली कोरिलेट होती है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली मेरे को कितना खर्चा आता है पॉडकास्ट बनाने में और कितना पैसा मुझे कमाने को मिलता है। तो देखो, पॉडकास्ट बनाने में ना या कोई भी कंटेंट क्रिएट करने में दो चीजें लगती हैं, एक तो प्री प्रोडक्शन और एक पोस्ट प्रोडक्शन। अब प्री प्रोडक्शन में आपकी एक टीम होगी जो आपके साथ मिलके रिसर्च करती है कि जैसे किस गेस्ट को बुलाना है और उस गेस्ट को बुला के क्या उससे पूछना है, उनसे क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, उसके अंदर भी रिसर्च की जाती है। हम लोग पूरी 1-2 घंटे की मीटिंग बिठाते हैं और उसके अंदर हम समझते हैं कि किस टाइप का गेस्ट आ रहा है, उस गेस्ट के हिसाब से क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछने चाहिए जिससे सामने वाले ऑडियंस को जो उस वीडियो को देखेंगी उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलेगी। मेरी टीम में 4 लोग काम करते हैं मेरे अलावा, 3 लोग फुल टाइम, एक इंटर्न। ये जो फुल टाइम लोग हैं इनमें से 2 हैं एडिटर जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस यानी कि पॉडकास्ट को एडिट करते हैं और शॉर्ट फॉर्म वीडियो को भी एडिट करते हैं, यानी कि उस मेन एपिसोड्स में से छोटी छोटी क्लिप्स निकालते हैं जिसको हम शॉर्ट्स भी बोलते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बोलते हैं। तो 3 लोग हो गए फुल टाइम, 2 एडिटर और एक है जो हमारे पूरे इस कंटेंट को रिव्यू करती हैं। उनका नाम है मनमीत, और वो पूरे कंटेंट को रिव्यू करती हैं कि क्या इसमें कट्स लगेंगे, क्या इसके अंदर से शॉर्ट फॉर्म क्रिएट की जाएगा, और वो फिर सारी की सारी रिव्यू करके स्ट्रैटेजी को हमारे एडिटर्स को पास ऑन करती हैं, जिसके बेसिस पे एडिटर्स फिर कट्स लगाते हैं और पूरे वीडियो को एडिट करते हैं और फिर वो पूरी वीडियो रिलीज होती है। तो पूरे चैनल को जो मैनेज किया जाता है वो इन 3 लोगों के थ्रू मैनेज किया जाता है। और एक इंसान है जो थंबनेल डिजाइन करते हैं। मतलब जब आप यूट्यूब पे जाते हो और आप देखते हो कि क्या वीडियो है, उसका एक थंबनेल है, उसको डिजाइन करने का जो काम है वो एक थंबनेल डिजाइनर का होता है। तो ये जो टीम है ना, ये प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन दोनों में काम आती है। प्री प्रोडक्शन मतलब रिसर्च और पोस्ट प्रोडक्शन मतलब वीडियो बन गई, एडिट करने का जो काम है उसको हम पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बोलते हैं। तो इनकी जो सैलरीज है ना वो है लगभग 1,24,000 रुपए। ये पूरी टीम की फिक्स्ड सैलरीज है। मतलब इतना खर्चा तो मेरा आएगा ही आएगा, चाहे मैं 2 वीडियोस रिलीज करूं महीने की, चाहे मैं 4 रिलीज करूं। हाँ, अगर मैं ज्यादा रिलीज करता हूं तो हो सकता है मुझे अपनी ये टीम और बढ़ानी पड़े, बिकॉज ये लोग भी लिमिटेड काम ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये लोग काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि एडिट में भी टाइम लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर चाहे उस वीडियो में 10,000 व्यूज आए या 10 लाख व्यूज आए, ये टीम वही की वही है। तो आप पोटेंशियल अगर देखोगे ना तो भले ही एक बेसलाइन व्यूज का कम होता है, बट जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होने लग जाता है तो आप सेम फिक्स्ड कॉस्ट से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब जो दूसरे टाइप की कॉस्ट आती है ना वो आती है प्रोडक्शन की। जैसे अगर आप अभी देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक कैमरा है जो इस पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है, जिसपे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक कैमरा है जो मेरे सामने रखा हुआ है जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे लाइट्स है, यहाँ पे एक स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर साउंड प्रूफिंग हो रखी है। मैं इस स्टूडियो का एक रेंट पे करता हूँ, इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट, विच मीन्स द कैमराज, द लाइटिंग, साउंड, एवरीथिंग दैट आई एम यूजिंग हियर इज रेंटेड। एंड हर एपिसोड का मैं 12,000 रुपए पे करता हूँ। तो महीने के अगर मैं 4 एपिसोड शूट कर रहा हूँ ना तो मेरा लगभग खर्चा आता है 48,000 रुपीज। फिर साथ में मेरा होता है ट्रैवल, क्योंकि मैं खुद
पर्सनली रहता हूँ करनाल में, जो कि हरियाणा में एक सिटी है, और करनाल से मेरा जो स्टूडियो है वो है लगभग 150 किलोमीटर दूर गुड़गांव में, अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ साइबर सिटी के अंदर। तो यहाँ जो आने जाने का खर्चा है, मैं खुद ड्राइव नहीं करता, आई डोंट लाइक ड्राइविंग अ लॉट, इसीलिए मैं एक टैक्सी हायर करता हूँ, मेरी फिक्स्ड कैब है, इसके साथ मैं सीधा आता हूँ, सुबह आता हूँ, शूट करता हूँ और शाम को चला जाता हूँ अपने घर पे, एंड आई एंजॉय दिस एवरी वीकेंड। तो मेरा जो ट्रैवल का खर्चा आता है वो आता है लगभग 4000 रुपीज एक बारी का। मतलब अगर मैं 4 बार ट्रैवल कर रहा हूँ महीने में इस स्टूडियो में आने जाने के लिए, तो लगभग 16,000 रुपए खर्चा आता है। फिर आ गया फूड, ऑब्वियसली जब मैं आऊंगा तो मैं भी आ रहा हूँ, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, साथ में मेरे गेस्ट भी आते हैं जिनको मैं सामने बिठाता हूँ बातें करने के लिए, मुझे उनको भी टी कॉफी ऑफर करनी पड़ती है और कुछ खाना भी पड़ता है अगर भूख लगती है तो। सो लगभग ऑन एन एवरेज 1000 रुपए पर शूट का मैं खाने का खर्चा पकड़ता हूँ। फिर उसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे किसी रीजन से यहाँ रुकना पड़ जाए, अगर मेरा अगले दिन भी शूट है, संडे को भी शूट है, तो मैं एक नाइट स्टे करता हूँ, फिर मैं अगले दिन वापस आता हूँ करनाल, मैं उस दिन वापस नहीं जाता। तो मैं उस दिन का लगभग एक रात का होटल का खर्चा पकड़ता हूँ 6000 रुपए। मैं बहुत पास में ही रुकता हूँ ताकि ट्रैवल में ज्यादा मेरे को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो अगर मैं ओवरऑल मंथली कॉस्ट कंसिडर करूँ ना, तो वो आती है लगभग 80,000 रुपए। ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये डिपेंड करती है ट्रैवल पे, कितना ट्रैवल कर रहा हूँ, कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा हूँ, कितना रेंट पे मैं शूट कर रहा हूँ, सब कुछ ये सारी मेरी कॉस्ट होगी वेरिएबल। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए किसी महीने 6 एपिसोड करता हूँ तो ये अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। भले ही टीम में वही रखूं, उसी टीम से मैं 6 एपिसोड का काम निकाल लूं, बट ये कॉस्ट ऐसी है जिसको मैं कम नहीं कर सकता, ये डिपेंड करती है पर एपिसोड पे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरी टोटल कॉस्ट होगी 1,24,000 जो मेरी टीम की कॉस्ट थी, 80,000 जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल हुआ 2,04,000 रुपए। ये मेरा महीने का खर्चा मिनिमम आना ही आना है। आप इसको कम जरूर कर सकते हो। बहुत लोग बोलेंगे यार मैं तो घर से पॉडकास्ट बना लूंगा, मैं तो घर से एपिसोड कर लूंगा, डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट द प्रॉब्लम इज आपको अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है ना अपने पॉडकास्ट की, आपको दूसरे लोगों को दिखाना है कि आप कितना सीरियस हो इस चीज को लेके। बिकॉज शुरुआत के लिए ठीक है, अब मुझे 2 साल हो गए हैं पॉडकास्ट करते करते, अब मैं लो क्वालिटी प्रोडक्शन पे रिलाय नहीं कर सकता। अब मुझे 4K कैमरास चाहिए, मुझे एक सेट क्वालिटी ऑफ लाइटिंग चाहिए, मुझे एक हाई क्वालिटी साउंड चाहिए। बिकॉज अगर साउंड अच्छी है तो सामने वाला भले वीडियो आपकी देखे ना देखे, बट साउंड लगा के ही एटलीस्ट आपका पूरा एपिसोड 1 घंटे का सुन सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और मैटर करती हैं। और जैसे जैसे आप अपना पॉडकास्ट ग्रो करने लगते हो ना, आपको इन चीजों में और ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरा, ये जो हमारा स्टूडियो है ना, ये बहुत प्रीमियम लोकेशन पे, गुड़गांव में आपको पता है प्रीमियम लोकेशंस का कितना वैल्यू है। और जो मेरे गेस्ट होते हैं ना, वो नॉर्मली बिलियनियर्स होते हैं, हजार हजार करोड़ की कंपनी चलाने वाले होते हैं, किसी टॉप कंपनी का सीईओ होगा, कोई IAS ऑफिसर्स होंगे। इनफैक्ट अभी तो मैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, चेतन भगत, अंकुर बारिकरू, दे आर ऑल distinguished and popular and have achieved and done so much. So I can't invite them perhaps to my home in Karnal or to a place where I can't offer them access, offer them a good quality food, offer them a good quality hospitality. तो ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए मुझे एक ऐसा स्टूडियो तो लेना ही पड़ेगा जहां पे मैं उनको कंफर्टेबल ट्रीट कर सकूं, एक गेस्ट की तरह, एक अच्छे होस्ट की तरह फील करा सकूं कि आप हमारे घर आए हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आपको मुझे अतिथि देवो भव वाली फीलिंग तो देनी पड़ेगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इतना खर्चा थोड़ा सा स्केल आने पे तो करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि मेरे को पैसा कितना मिला। तो ये अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये है लास्ट 28 डेज का इनकम, जिसमें मुझे मिले यूट्यूब से 9,730 रुपीज। 2 लाख रुपए मैंने खर्च किए, जिसमें से 9800 अप्रोक्सीमेटली मुझे इनकम आई है यूट्यूब से डायरेक्टली एड्स की। अगर मैं इसको ब्रेकअप कर दूं तो जो मेन फॉर्म लॉन्ग फॉर्म वीडियो यानी 1 घंटे का एपिसोड होता है, उसके अंदर जो एड्स थी वो तकरीबन 9,000 रुपए की थी। जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो होती है जैसे कि रील्स यूट्यूब पे जो जाती हैं, उसमें मुझे 600 रुपए कमाई हुई। मेंबरशिप, जैसे कोई समय रैना के केस में अगर आपने देखा होगा, वो बोलते हैं कि आप मेंबर एपिसोड रिलीज करेंगे, तो वैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे भी मेंबर्स हैं, हालांकि मैंने अभी उनके लिए कुछ स्पेशली किया नहीं है, दे जस्ट पे मी, आई डोंट नो व्हाई दे पे मी, बट दे पे मी। सो कुछ पैसा आता है 200 रुपए मेंबर्स के थ्रू। फिर आता है अफिलिएट प्रोग्राम। अब अफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है कि YouTube ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोस में किसी ना किसी प्रोडक्ट का लिंक डाल देगा। जैसे मान लीजिए मैंने शर्ट डाली हुई है, तो अब ये जब वीडियो आएगी ना, तो YouTube इस शर्ट को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली एक लिंक डाल देगा कि अगर किसी को ये शर्ट अच्छी लग रही है और वो खरीदना चाहते हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली उस प्रोडक्ट की वेबसाइट पे चले जाएंगे, चाहे वो फ्लिपकार्ट का लिंक हो, चाहे वो मिंत्रा का लिंक हो, कोई भी लिंक हो सकता है वो। और जैसे ही कोई कस्टमर या व्यूअर उसको खरीदता है, उसका एक कमीशन होता है जो हमें मिल जाता है।
उसको बोलते हैं अफिलिएट इनकम। यूट्यूब डायरेक्टली इसको प्लेस करता है, आपको खुद से इसको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका जो मेरा इनकम था लास्ट महीने में वो था 20 रुपए। 4 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आए, 500 रुपए की रफली सेल हुई, जिसमें से एस्टिमेटेड रेवेन्यू मुझे मिला है 20 रुपए। ये है मेरा स्क्रीनशॉट एग्जैक्ट मेरे चैनल का आज तक का 2 साल की लाइफ टाइम इनकम का। मैंने यूट्यूब से कमाए हैं तकरीबन 6,90,000 रुपए। मैंने लगाए हैं ऑलमोस्ट 2 लाख इंटू 24 मतलब 48 लाख रुपए यूट्यूब पे, और मैंने कमाए हैं लगभग 7 लाख रुपए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये पॉडकास्टिंग कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत लोगों के माइंड में आ रहेगा कि यार क्या बेवकूफ इंसान है, 48 लाख रुपए लगा के 7 लाख रुपए कमाए हैं बस। बट रियल इनकम ना ये नहीं, रियल इनकम कुछ और है। अब आपको बताता हूँ वो क्या है। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको समझनी चाहिए। जब मैं आपको शुरुआत में, आपको याद होगा मैं बोल रहा था कैटेगरी मैटर करती है, कि किस कैटेगरी में आप कंटेंट बना रहे हो, और उस कैटेगरी से डिपेंड करता है आरपीएम यानी कि रेवेन्यू पर माइल, जिसको हम बोलते हैं कि YouTube हमें कितना रेवेन्यू पे करेगा पर 1000 व्यूज के। जैसे अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे, एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट है आपके सामने दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको। ये मेरा एक वीडियो था टॉप साइंटिस्ट, तो इसके अंदर जो बातें हुई है ना, वो बातें हुई है साइंस की, टेक्नोलॉजी की। तो अगर आप इसका आरपीएम देखेंगे तो वो है लगभग 183 रुपीज, और मेरे चैनल का एवरेज आरपीएम है 95, यानी कि पूरे चैनल के एवरेज रेवेन्यू से डबल है इस वीडियो का रेवेन्यू पर व्यू। और अगर मैं सबसे लोवेस्ट दिखाऊं तो सबसे लोवेस्ट रेवेन्यू आया है मुझे एसआर के डेंटिस्ट, एक डेंटल का वीडियो था उसके ऊपर। अब उसके अंदर क्यों? क्योंकि ये ऐसी ऑडियंस थी जो बहुत मासी ऑडियंस थी, मतलब उसमें व्यूज मुझे बहुत आए हैं, 2 लाख 2.5 लाख व्यूज आए हैं, बट क्योंकि ये एपिसोड ऐसा था कि जो बहुत मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, टेक्नोलॉजी नहीं, निश ऑडियंस को नहीं, हाई क्वालिटी ऑडियंस को नहीं, इसलिए इसका आरपीएम था 43.51 ओनली। ऐसी एक दो और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। जैसे एक है फ्रॉम 10,000 सैलरी टू 1 करोड़, मतलब मैंने स्टॉक मार्केट की बात की। अब सोचो आप स्टॉक मार्केट के बारे में वही इंसान सुनेगा जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, या एम्बिशियस हो, या वो पैसा लगाने की इच्छा रखता हो। और वो ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में? 4-5%, उससे भी ज्यादा नहीं होंगे, वो भी शायद मैंने ज्यादा नंबर बोल दिया। अब वो 4-5% हाई क्वालिटी ऑडियंस है, इसीलिए अगर आप उसका आरपीएम देखोगे तो 221, मतलब चैनल से लगभग 3 गुना हायर आरपीएम है। इसलिए जब भी आप डिसाइड करो ना किस टाइप का कंटेंट आपको बनाना है, तो आपको आरपीएम या कैटेगरी को ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि किस टाइप की ऑडियंस आप अट्रैक्ट करोगे। अगर मान लीजिए मैं स्टॉक मार्केट वाली वीडियोस ही ज्यादा बनाने लग जाऊं तो मेरी एक ही कैटेगरी की ऑडियंस आएगी, लेकिन वो मुझे एड का रेवेन्यू ज्यादा देगी। तो इन्हीं टाइप की ऑडियंस से मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, बट वो मेरा गोल नहीं है, इसीलिए हम उस डायरेक्शन में बात नहीं करेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप किस टाइप का कंटेंट बनाओ जिससे आपका चैनल किस डायरेक्शन में जाना चाहिए आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार ये इंसान पॉडकास्टिंग कर क्यों रहा है, इसको फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि इसका तो लॉस हो रहा है हर महीने का लगभग 2 लाख रुपए का। मैं आपको बताता हूं मुझे फायदा क्या हो रहा है। देखिए 2020 में जब मेरी कंपनी इजी लीड्स फाइनली थोड़ी सक्सेसफुल होनी शुरू हुई ना, आज की डेट में भले ही हम 25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करते हैं, हमारी 150 करोड़ की वैल्यूएशन है, हम प्रॉफिटेबल हैं, बट इसमें मैंने आज तक एक भी रुपया मार्केटिंग में कभी भी स्पेंड नहीं किया, एडवर्टाइजिंग करने में कभी स्पेंड नहीं किया। मेरे ये जितने भी कस्टमर्स आए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर करके आए हैं मुझे या मेरे कंटेंट को। मैं ऑलरेडी लिंक्डइन पे टॉप वॉइस रह चुका हूं, मेरे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं लिंक्डइन पे, और जितना भी मैं कंटेंट बनाता आया था ना, उस कंटेंट की हमेशा एक कोशिश रहती थी कि मैं सेल्स या मार्केटिंग के लोगों को हेल्प कर सकूं लीड्स जनरेट करने में, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है इजी लीड्स वो डायरेक्टली हेल्प करता है लोगों को लीड जनरेट करने में। तो क्योंकि मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करता था लिंक्डइन पे, ऑटोमेटिकली मेरे को कस्टमर्स मिलते थे रोज जो मेरा कंटेंट पढ़ के या मेरी वीडियोस देख के आते थे लिंक्डइन पे। तो सबसे पहला जो फायदा होता है ना, वो होता है पर्सनल ब्रांड बनाने का, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को, यानी कि मैं अपने इजी लीड्स को बेनिफिट दे सकता हूं जो यहां मुझे नंबर्स में नजर नहीं आता। दूसरा, ये थोड़ी सी ईगो पे बात है, बट आप शायद एज अ फाउंडर या एज अ पर्सन भी समझ पाओगे इसको। जब मैं इजी लीड्स बना रहा था ना अपनी कंपनी, तब हम भले ही ज्यादा प्रॉफिट करते थे, भले ही ज्यादा रेवेन्यू करते थे, बट हमारी स्टोरी कोई कवर नहीं करता था। मैंने बहुत सारे मीडिया हाउसेस को रीच आउट किया, क्योंकि मैं देखता था कि वो हमसे कम रेवेन्यू करने वाले स्टार्टअप्स को कवर कर रहे हैं और हमसे कम यूनिक स्टार्टअप्स को कवर कर रहे हैं। बस उनमें एक फर्क था कि वो फंडेड थे और मैं हूं बूटस्ट्रैप्ड। तो वो बात ना मेरे को ईगो पे लग गई, और मैं समझता हूं कि उनको फंडेड कंपनीज को ऐसे मीडिया हाउसेस को कवर करने का फायदा क्या है, क्योंकि घूम फिर के यही वो कंपनीज होंगी जो आगे जाके इनको एडवर्टाइजिंग का पैसा देंगी, इसीलिए वो उनको कवर करते हैं। हमारे केस में हम लोग एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड नहीं करते, तो उनको ज्यादा मजा ही नहीं आता कि हमसे हमारे को कवर करने का फायदा क्या मिलेगा उनको। इसीलिए मेरी वो बात ईगो पे लग गई और मैंने सोचा कि ठीक है, अगर कोई मुझे कवर नहीं करता तो मैं अपना मीडिया खुद बना लूंगा। अमन गुप्ता ने बात बोली थी, अरे हम भी बना लेंगे, तो मेरे मन में भी ये बात है कि भाई फिर हम
भी बना लेंगे। अपना मीडिया जब बनाने की बात आएगी तो मैं इतना बड़ा चैनल बनाऊंगा कि इन मीडिया वालों को खुद आना पड़ेगा मेरे पास कोलैबोरेशन करने के लिए, और ऐसा होने लग गया है बाय द वे आजकल। आपको और डिटेल्स इस पे बाद में बताऊंगा। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुझे कोई कवर नहीं करता था, मैंने सोचा मैं अपनी कवरेज खुद क्रिएट करूंगा। तीसरा रीजन था कि जब मैं करनाल में था ना, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, मैं अपने घर चला गया। गुड़गांव में पहले रहता था, मेरा ऑफिस भी यही हुआ करता था। फिर जब मैं घर गया तो मैं भाई बोर होने लग गया। अब वीकेंड पे मेरे पास कोई काम नहीं होता था करने को। मंडे टू फ्राइडे अब अपनी कंपनी में तुमने लगा दिए, काम कर लिया, बट सैटरडे संडे क्या करो? तो मेरे को होता था यार ऐसे तो मेरा दिमाग जो है ना वो जंग खा जाएगा, मैं घर पे आइसोलेशन में नहीं बैठ सकता। तो लेट्स स्टार्ट समथिंग वेयर आई एम मीटिंग मोर पीपल एवरी वीक सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम देम। सो पॉडकास्टिंग करने से मुझे फायदा ये हुआ, जब मैं 1000 करोड़ के एक इंसान के सामने बैठता हूँ ना, उससे सवाल पूछता हूँ, तो मेरा एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, मैं ऐसे सवाल पूछ पाता हूँ जो मुझे सच में जेन्युइनली मदद कर सकते हैं, मुझे या तो मेरी लाइफ बनाने में, या मुझे टॉप 1% पहुंचने में, या अपना बिजनेस 10x करने में। इस नियत से, इस इंटेंशन से मैं हर वीक पॉडकास्ट करता हूं, ताकि मैं अपने लिए कुछ सीख सकूं और उस लर्निंग को ऑडियंस के सामने रख सकूं, ताकि वो भी कुछ इंटरेस्टिंग सीख के टॉप 1% में जा सके। तो थर्ड रीजन मेरा ये था। चौथा रीजन, लेट्स बी ऑनेस्ट, सब लोगों को फेम चाहिए, सब लोगों को अटेंशन चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को बोलो अरे भाई तेरा आज टीवी पे ना इंटरव्यू आएगा, और वो बोले नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए यार, आई डोंट लाइक फेम। लेट्स बी ऑनेस्ट, एवरीबडी लाइक्स अटेंशन, एवरीबडी लाइक्स फेम, एंड आई लाइक दैट टू। I'll be honest, I won't lie। जब कोई किसी होटल की लॉबी में खड़ा होकर मुझे बोलता है ना कि नितिन आपका मैंने कंटेंट देखा था, क्या सेल्फी खींच लूं एक आपके साथ, तो जो अंदर फीलिंग आती है ना वो बताई नहीं जा सकती, ठीक है। और उस फीलिंग का कोई कंपैरिजन नहीं है कि कोई इंसान आपको आपके काम के लिए इतना अप्रिशिएट कर रहा है कि वो आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता है, उससे बड़ी फीलिंग नहीं। तो आई लाइक द अटेंशन, एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ व्हाई आई डू कंटेंट इज बिकॉज आई लाइक टू बी फेमस, एंड आई विल बी फेमस वेरी वेरी सून। दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई डू पॉडकास्ट। तो ये 4 मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से मैं पॉडकास्ट करता हूं, एंड आई होप इस पूरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ मिला है तो मुझे जरूर बताना कमेंट में कि क्या सीखने को मिला। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक मकसद रखना चाहता हूं इन सारी वीडियोस का, चाहे मैं अपनी ये सोलो वीडियोस बना रहा हूं, चाहे मैं अपना पॉडकास्ट कर रहा हूं। आई रियली विश एवरीबडी इज वाचिंग दीज वीडियोस गेट्स टू टॉप 1% इन देयर लाइफ। चाहे आप एक बिजनेस बना रहे हो, चाहे आप अपने करियर में कुछ कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, I really want you to be in the top 1% in your life. And at what stage you are, I don't care. Treat me like your big brother. I want you to succeed. I want, because मैं खुद top 1% में आ चुका हूँ, और मैं जिस जगह से आया हूँ ना, वहां से यहाँ तक की जर्नी बहुत अमेजिंग रही है। And I want everybody to experience the same kind of thrill, the same kind of adventure, the same kind of passion, the same kind of resilience. इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियोस को देखो, इनसे कुछ सीखो, शेयर करो दूसरों से, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप चाहते हो मैं आंसर करूं आपका, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा रहा हूं, उसमें अपना सवाल डालो। मैं आपका सवाल खुद आंसर करूंगा, या तो पूरी वीडियो बना के, या एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के, या एक इंस्टाग्राम पे छोटा एक स्टोरी या रील लगा के। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो मैं सिर्फ वहीं डालता हूँ, यहाँ नहीं डालता। तो आई होप you like this video. Thank you so much. I love you all.